आज हम सल्तनत सत्ता का विघटन और मुख्य रूप से इब्राहिम लोदी जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने अध्ययन किया कि तुगलक वंश जो उसके बारे में अध्ययन किया और मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद में फिरोज तुगलक, इन सब के बाद में तुगलक वंश जो उसका पतन हो गया और फिर बाद में सल्तनत सत्ता जो उसका विघटन होना शुरू हो गया। इसमें 1414 से 1421 तक खिज्र खान ने शासन किया। उसके बाद में उसके उत्तराधिकारी जो थे उन्होंने लगभग 1421 से 1451 तक शासन किया था और उसके बाद में लोदी वंश उसकी स्थापना हुई थी और जिसमें सुल्तान बहलोल लोदी, जिसने कि लगभग 1451 से 1481 ईस्वी तक शासन किया था। लोदी वंश 1451 से 1526 तक उसने शासन किया था और सुल्तान बहलोल लोदी जो था उसके बाद में हम सिकंदर लोदी जो उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि सिकंदर लोदी जो उसने अपना सिंहासन जो उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया और वो भी ज़्यादा कोई ख्याति प्राप्त नहीं कर पाया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी जो था वो गद्दी पर बैठा था और ये हमारे लिए विशेष बात रखता है, इसलिए हम मुख्यतः इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसने कि लगभग 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था या अपना शासन चलाया था। सबसे पहली बात आती है कि इब्राहिम लोदी का राज्यारोहण, कि सिकंदर लोदी जो था उसकी मृत्यु के बाद अफगान सरदारों ने नए सुल्तान जो उसका चयन करने के लिए एक कमेटी बुलाई और वैसे कहा जाता है कि जो मृत सुल्तान थे उसके अनेक पुत्र जो थे वो अभी भी जीवित थे, परंतु दावेदार केवल दो ही थे। कौन कौन? एक तो इब्राहिम लोदी और दूसरा राजकुमार जलाल। ये दो ही केवल सिंहासन के दावेदार माने जा सकते थे, क्योंकि इब्राहिम जो था वो तो क्या था, इब्राहिम लोदी जो था वो अपने पिता का सिकंदर लोदी जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था और एक पराक्रमी सेनानायक तथा सेनानायक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका था। राजकुमार जलाल कालपी और चंदेरी का सूबेदार था और वह भी इस अवसर पर अपने समर्थक सरदारों के साथ राजधानी में ही उपस्थित था। वस्तुतः अफगान सरदार केंद्रीय सत्ता को निर्बल बनाकर अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साम्राज्य का विभाजन करने का फैसला कर लिया और उन्होंने सर्वसम्मति से इब्राहिम लोदी को दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया, परंतु राजकुमार जलाल को जौनपुर के शर्की राज्य का स्वतंत्र शासक भी बना दिया। इब्राहिम साम्राज्य विभाजन का विरोधी था, परंतु स्थिति को देखते हुए उसे सरदारों के निर्णय जो थे उसके सामने झुकना पड़ा, अर्थात विभाजित साम्राज्य उसको स्वीकार करना पड़ा और 21 नवंबर 1517 को वह दिल्ली जो उसके सिंहासन पर बैठ गया। अब दूसरी बात आती है कि वो गद्दी पर बैठ गया, उसके बाद में उसने अपनी गृह नीति जो उसकी तरफ ध्यान दिया, अर्थात उसने नई पॉलिसी जो उसको बनाया, जिसमें सबसे पहले राजकुमार जलाल जो था, जिसको कि राज्य विभाजित करके दे दिया था और सरकी राज्य का स्वतंत्र शासक बना दिया था, उसका दमन करना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि उसको विभाजन जो था वो पसंद नहीं आया था। तो अब हम देखते हैं कि राजकुमार जलाल जो उसका इब्राहिम लोदी के द्वारा किस प्रकार से दमन किया गया। कि रापरी के सूबेदार खाने जहां नूहानी ने भरे दरबार में साम्राज्य विभाजन की मूर्खतापूर्ण नीति की कटु निंदा की थी। चूंकि जलाल अपने समर्थकों के साथ दिल्ली से चला गया था, अतः अन्य उपस्थित अमीरों ने भी खाने जहां का समर्थन किया था। इब्राहिम लोदी तो पहले से इस व्यवस्था जो उसका पूरी तरह से विरोधी था, इसलिए यह डिसाइड किया गया कि राजकुमार जलाल को वापस दिल्ली आने को कहा जाए, परंतु जलाल को इससे किसी प्रकार के षड्यंत्र का संदेह हुआ और उसने दिल्ली आने से मना कर दिया और इस पर जौनपुर क्षेत्र के सभी अमीरों और अधिकारियों के नाम इब्राहिम लोदी की ओर से शाही फरमान जारी कर उन्हें चेतावनी दी गई कि वे जलाल के किसी भी आदेश को नहीं माने और केवल उन्हीं लोगों को अपने मौजूदा पदों पर स्थायी किया जाएगा जो कि दिल्ली के शाही फरमान का पालन करेंगे। और इसका अच्छा परिणाम निकला और अधिकांश अमीरों और अधिकारियों ने जलाल का साथ नहीं दिया और ऐसी कंडीशन में जलाल जौनपुर से अपनी पुरानी जागीर कालपी में आ गया और अपने आप को सुल्तान जलालुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार से दोनों भाइयों के मध्य क्या हो गया, गृह युद्ध छिड़ गया। जलाल को इब्राहिम के एक प्रमुख सरदार आजम हुमायूं सरवानी को अपने पक्ष में मिलाने में भी सफलता मिल गई।
इसके बाद जलाल ने अवध पर आक्रमण कर दिया और इब्राहिम की उपस्थिति से घबराकर आजम हुमायूं जलाल का पक्ष छोड़कर इब्राहिम की सेवा में उपस्थित हो गया। ऐसी स्थिति में जलाल अपनी सेना सहित इब्राहिम को चकमा देकर आगरा की तरफ रवाना हुआ और दुर्ग की रक्षा सेना पर आक्रमण कर दिया और इब्राहिम ने तुरंत मलिक अदम को एक सेना के साथ आगरा की ओर रवाना कर दिया और एक दूसरी सेना को कालपी पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। मलिक अदम ने आगरा पहुंचकर जलाल को दिल्ली के अधीन कालपी का शासक बने रहने के लिए मना लिया, परंतु इब्राहिम ने मलिक अदम की बात को ठुकराते हुए जलाल के पूर्ण समर्पण की बात कही और उधर शाही सेना ने कालपी पर अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में जलाल ने भागकर ग्वालियर में शरण ली और ग्वालियर से वह मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया और कुछ दिनों बाद मालवा के गढ़ कटंगा चला गया, जहां गोड़ों ने उसे बंदी बनाकर इब्राहिम के पास भिजवा दिया और इब्राहिम के आदेश से उसे रास्ते में ही जहर देकर मार दिया गया। इस प्रकार से राजकुमार जलाल जो है उसका दमन कर दिया गया, अर्थात उसको रास्ते से हटा दिया गया। अगली बात आती है अमीरों का दमन कि जलाल की मृत्यु के साथ ही इब्राहिम दिल्ली का निर्विवाद शासक बन गया, ये हम सभी जानते हैं। अब उसने अपने अमीरों की शक्ति का दमन कर अपना निरंकुश शासन स्थापित करने का डिसाइड कर लिया था। वास्तव में वह तुर्कों के प्रभुत्व सिद्धांत को स्थापित करना चाहता था और एक दिन भरे दरबार में उसने ये घोषणा कर दी कि राजस्व बंधुत्व को नहीं जानता, सभी लोग राजा के अधीनस्थ सामंत अथवा उसकी प्रजा होते हैं और अपने अपने अफगान सरदारों को सिंहासन के सम्मुख नम्र भाव से खड़े होने के लिए विवश किया और उन पर कठोर दरबारी रस्में जो है उनको भी लागू किया और इससे समानता में विश्वास रखने वाले अफगान सरदारों में भारी असंतोष फैल गया। वस्तुतः इब्राहिम साम्राज्य विभाजन की बात को भुला नहीं पाया था, वह अपने अमीरों से इस बात का बदला लेना चाहता था। इसके अलावा दूसरी तरफ अफगान सरदारों को भी अब इब्राहिम में विश्वास नहीं रहा, क्योंकि उसने मलिक अदम के प्रस्ताव को ठुकरा कर जलाल का दमन और बाद में उसकी हत्या करवाई थी और अब उसने अपने निरंकुश व्यवहार से स्वाभिमानी अफगान सरदारों को अपमानित करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से ताज और अमीर वर्ग के मध्य बहुत ही ज्यादा तनातनी हो गई थी और इब्राहिम ने सबसे पहले अपने पिता के एक प्रमुख सरदार मियां भोबा को कारागार में डाल दिया। उसके बाद उसने आजम हुमायूं सरवानी और उसके पुत्र फतेह खां को दिल्ली बुला भेजा और दोनों को कारागार में डाल दिया, क्योंकि इन दोनों ने पहले जलाल का पक्ष लिया था। इससे कंडीशन जो थी और भी ज्यादा बिगड़ गई और आजम हुमायूं के एक अन्य पुत्र इस्लाम खान ने विद्रोह कर दिया और उसने आगरा के सूबेदार अहमद खां पर आक्रमण कर दिया। अहमद खां परास्त हुआ और इस पर इब्राहिम ने दूसरी सेना भेजी और इस बीच इब्राहिम के दो प्रमुख सरदार आजम हुमायूं लोदी और सईद खान लोदी भी इस्माइल खां के साथ मिल गए और विद्रोही सरदारों ने दूसरी बार भेजी गई शाही सेना को भी परास्त करके खदेड़ दिया और इस पर इब्राहिम स्वयं सेना सहित उनका दमन करने के लिए गया और विद्रोही सरदार ने उनके पास संदेश भिजवाया कि यदि सुल्तान आजम हुमायूं सरवानी और उसके पुत्र को रिहा कर दे तो वह पहले की भांति उसकी सेवा में रहने के लिए तैयार है। परंतु इब्राहिम ने उसकी डिमांड जो उसको ठुकरा दिया और इस पर युद्ध जो है वो कंपल्सरी हो गया था एक तरह से कि अफगानों का ये आपसी युद्ध स्वयं उनके अस्तित्व के लिए बड़ा ही हानिकारक सिद्ध हुआ और इस युद्ध में इस्लाम खां सहित अनेक अफगान अमीर जो थे वो भी मारे गए और इब्राहिम जीत गया, परंतु आगे चलकर उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इब्राहिम ने विरोधी अमीरों की जागीरें छीनकर अपने समर्थकों को दे दी और इस सफलता ने इब्राहिम को और भी ज्यादा अधिक निरंकुश और अहंकारी बना दिया। उधर कारागार में आजम हुमायूं सरवानी और मियां भोबा की डेथ हो चुकी थी और इससे सरदार फिर से चौकन्ने हो गए, क्योंकि उन्हें इसमें सुल्तान का हाथ होने का संदेह हुआ और इसी समय इब्राहिम के इशारे पर चंदेरी में एक अन्य प्रमुख सरदार हुसैन का फरमूली को मौत के घाट उतार दिया गया और सुल्तान ने हत्यारे को जागीर देकर पुरस्कृत किया। इसके साथ ही इब्राहिम ने सामान्य अफगानों को ऊंचे पद एवं जागीरें देकर अपने प्रति निष्ठावान लोगों को संगठित करने का प्रयास किया और इससे पुराने अफगान अमीरों को ये विश्वास हो गया कि सुल्तान उन सभी को समाप्त करना चाहता है और इसका परिणाम भी ये निकला कि बहुत से अमीर जो अभी तक इब्राहिम के समर्थक बने हुए थे अब इब्राहिम लोदी के विरोधी बनते जा रहे थे और बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी खाने जहां लोदी ने विद्रोह कर दिया और अन्य बहुत से अमीर विद्रोही होते जा रहे थे।
थोड़े दिनों बाद दरिया खां की मृत्यु होगी, परंतु उसके पुत्र बहराम खां जो बहादुर खान नाम से भी जाना जाता, उसने भी विद्रोहियों की एकता को जारी रखा और उसने अपने आप को मोहम्मद शाह के नाम से बिहार का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। इब्राहिम ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए कई बार सेनाएं भेजी, परंतु किसी को भी सफलता नहीं मिली। शाही सेनाओं की विफलता के परिणाम स्वरूप बहराम खां की शक्ति दिन प्रतिदिन मजबूत होती गई और बहुत से अफगान उसके नेतृत्व में आ गए। इसी समय पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने विद्रोह कर दिया और उसका एक लड़का गाजी खान, जो कि इब्राहिम के दरबार में था, चुपचाप राजधानी से भागकर अपने पिता के पास पहुंच गया और उससे बताया कि बिहार के विद्रोहियों का दमन होते ही इब्राहिम पंजाब आपसे छीन लेगा। और ऐसी कंडीशन में दौलत खां लोधी ने काबुल के बादशाह बाबर को इब्राहिम के विरुद्ध भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया और संयोगवश इब्राहिम का चाचा आलम खां लोधी भी बाबर की सेवा में जा पहुंचा और उसने भी दिल्ली सिंहासन प्राप्त करने में बाबर से सहायता का मांग की। और बाबर तो पहले से ही कहा जाता है कि ऐसे अवसर जो उसकी ताक में बैठा था, और 1524 ईस्वी में उसने लाहौर तक धावे मारे और इब्राहिम की सेना को परास्त करके खदेड़ दिया, परंतु अफगानों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलने के कारण वह वापस लौट गया और बाबर की वापसी के बाद आलम खां और दौलत खां ने मिलकर दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु इब्राहिम ने उन्हें परास्त करके खदेड़ दिया और नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर ने पूरी तैयारी के साथ आक्रमण किया और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लड़ता हुआ मारा गया और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया था। अगला आता है उसकी विदेश नीति, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे।